Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand the summary of the famous Shakespearean drama Macbeth. First of all ये ड्रामा किसी स्टेज में प्ले हुआ था इन द ईयर 1606 और पब्लिश हुआ था पहली बार ये 1623 में. This drama is basically about the ambitions that corrupt a person. तो मैकबेथ नाम का ये कैरेक्टर है जो प्रोटागोनिस्ट है इस स्टोरी में और दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपने एम्बिशंस को फुलफ़िल करने के लिए एक बहुत ही नेक राजा का मर्डर कर देता है और बाद में चलकर अपने पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए वो बहुत सारे क्राइम करता है. ये पूरा ड्रामा 5 एक्ट में डिवाइडेड है और हम एक एक करके सबकी समरी समझेंगे. कि मैंने इस ड्रामा के कैरेक्टर्स पर भी ये वीडियो बनाया है, तो अगर आप उन कैरेक्टर्स वाले वीडियो को पहले देख लें और कैरेक्टर्स के नाम, उनका क्या रिलेशन है वो समझ लें, तो ये स्टोरी, ये समरी समझने में आपको और भी सुविधा होगी. कैरेक्टर्स वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. एक्ट 1. इस एक्ट के फर्स्ट सीन में ये दिखाया जा रहा है दैट देयर इज़ लॉट ऑफ थंडरिंग, लाइटनिंग और 3 विचेस, 3 जादूगरनियाँ हैं जो डिसाइड करती हैं कि अब वो मैकबेथ के सामने जाके अपीयर होंगी. अगले ही सीन में ये दिखाया जाता है कि एक घायल सिपाही स्कॉटलैंड के राजा किंग डंकन के पास जाता है और उसे बताता है कि जनरल्स बैंक्यो एंड मैकबेथ ने नॉर्वे और आयरलैंड के एलाइड फोर्सेस को हरा दिया है. एलाइड फोर्सेस को लीड कर रहा था इनका ही एक गद्दार मैकडोनाल्ड एंड द थेन ऑफ कॉडोर. किंग डंकन मैकबेथ की ब्रेवरी की और उसके पावर्स की काफ़ी प्रशंसा करते हैं. वैसे किंग डंकन के एक रिलेटिव होते हैं मैकबेथ. आगे के सीन्स में दिखाया जाता है कि बैंक्यो और मैकबेथ जो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो वेदर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. तभी तीनों जादूगरनियाँ 3 विचेस उनके सामने अपीयर होती हैं और वो अपनी भविष्यवाणी करना शुरू करती हैं. बैंक्यो को उन पे काफ़ी डाउट होता है लेकिन फिर भी वो दोनों वहाँ पे उनकी बातें सुन लेते हैं. जब तीनों विचेस आती हैं तो वो मैकबेथ को कैसे एड्रेस करती हैं? थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ कॉडोर एंड ही विल बी किंग हियरआफ्टर. एक्चुअली अभी तक मैकबेथ सिर्फ ग्लैमिस का थेन रहता है, लेकिन जब वो उनकी भविष्यवाणियाँ सुनता है कि वो उन्हें कह रही हैं दैट ही इज़ ऑल्सो द थेन ऑफ कॉडोर एंड देन ही विल बिकम द किंग, तो वो थोड़ा सा शॉक्ड, स्टन्ड और एकदम चुप हो जाता है. और जब बैंक्यो पूछता है कि चलो इसकी भविष्यवाणी तो तुमने कर दी, अब मेरे बारे में बताओ कि मेरे फ्यूचर में क्या लिखा है, तो वो लोग बहुत पैराडॉक्सिकली एक बात कहती हैं. वो कहती हैं कि तुम हमेशा मैकबेथ से कम रहोगे, उसके जितना पावर तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन तुम ज़्यादा खुश रहोगे. तुम उससे कम सक्सेसफुल रहोगे, फिर भी हमेशा तुम ज़्यादा सक्सेस पाओगे. फिर वो ये भी बोलती हैं तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे और तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी राजा बनेंगे. या 3 विचेस दैट डिसअपीयर. और तभी स्कॉटलैंड का एक और थेन रहता है रॉस. वो आके इन्फॉर्म करता है मैकबेथ को कि तुम अभी तक सिर्फ ग्लैमिस के थेन थे, अब तुम्हारे नाम के साथ 2 टाइटल जुड़ेंगे, थेन ऑफ ग्लैमिस एंड थेन ऑफ कॉडोर. तो पहले तो मैकबेथ उन विचेस की प्रोफेसीज को बहुत दिल से विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर जब पहली भविष्यवाणी सच हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसका मन थोड़ा सा उन जादूगरनियों के प्रोफेसीज की तरफ झुक जाता है और मैकबेथ के मन में जो एम्बिशन होगा राजा बनने का वो और भी मजबूत होने लगता है. जब मैकबेथ और बैंक्यो राजमहल पहुंचते हैं तो किंग डंकन उनका बहुत ही प्रेज के साथ, बहुत ही प्रशंसा के साथ स्वागत करते हैं और वो इतना खुश रहते हैं इन दोनों से कि वो अनाउंस करते हैं कि आज की रात वो मैकबेथ के किले इन्फर्नस में गुजारेंगे. और इन सब के बीच डंकन अपने बेटे माल्कम को अपना उत्तराधिकारी, अपना हेयर अनाउंस कर देते हैं. मैकबेथ अपने किला पहुंचने से पहले ही अपनी वाइफ को एक अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है कि उन विचेस ने क्या भविष्यवाणी की है. लेडी मैकबेथ जब इन सभी बातों को सुनती है तो उनके मन में कोई दुविधा नहीं होती. वो एकदम क्लियर होती हैं कि हाँ, अगर मेरे हस्बैंड की किस्मत में राजा बनना लिखा है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, मैं रानी बनूंगी. एकदम एक सटीक उनका एक ही डिसीजन होता है कि आज किंग डंकन हमारे घर आ रहे हैं, उनको मार दिया जाए और उस मौके का फ़ायदा उठाकर मैकबेथ ही राजा बनेगा स्कॉटलैंड का. जब मैकबेथ अपने किले इन्फर्नस में पहुँचते हैं उस वक्त जो भी उनके मन में दुविधा होती है कि नहीं, अगर मेरे मन में एम्बिशन है भी तो फिर
एक राजा को हटाकर मार कर मैं राजा नहीं बन सकता। तो जो भी उनके मन में ऑब्जेक्शन, अनसर्टेनिटीज होती हैं, उन सब को काटती चली जाती हैं लेडी मैकबेथ। और फाइनली जब कुछ काम नहीं करता, जब देखती हैं कि उनके हस्बैंड तैयार नहीं हो रहे किंग डंकन का मर्डर करने के लिए, तब जाकर के वो उनके मैनहुड को ललकारती हैं, उनके मैनहुड पे क्वेश्चन करती हैं, उन्हें इनकरेज करती हैं उसी रात राजा का मर्डर करने के लिए। मैकबेथ और उनकी वाइफ लेडी मैकबेथ प्लान करते हैं कि किंग डंकन के जो 2 चैम्बरलेन्स हैं उनको वो इतना ड्रंक कर देंगे कि कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएगा, उन्हें कुछ भी होश नहीं रहेगा। और अगले सुबह जब सब लोग उठेगा और देखेगा कि किंग डंकन मरे हुए हैं, तो वो लोग उन चैम्बरलेन्स को ब्लेम कर देंगे। और नाउ एक्ट 2। लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ चल रहा होता है। जब डंकन सोया हुआ होता है, मैकबेथ उसके कमरे में जाकर के उसे मार देता है, क्योंकि मैकबेथ कभी भी पूरे होशो हवास में ये काम नहीं करना चाहता है। लेडी मैकबेथ उसे बहुत फोर्स करती है ये काम करने के लिए, और इसलिए जब वो डंकन को मार देता है उसके बाद वो पूरा पागल हो जाता है, बौखला जाता है। वो खुद भी, उसके माइंड में तो डाउट्स रहते ही हैं इस प्लानिंग को लेकर के। उसके साथ साथ वो एक ब्लडी डैगर अपने हेलुसिनेशन में उसने देखा होता है, और इन सब सुपरनैचुरल ओमेंस से वो बहुत घबरा जाता है। और तब जाकर के उनकी वाइफ लेडी मैकबेथ को चार्ज लेना पड़ता है। वो उन डैगर्स को ले लेती हैं जिनसे किंग डंकन का मर्डर हुआ है, और उन ब्लडी डैगर्स को वो उसी राजा के सर्वेंट के हाथ में रख देती हैं जो कि रात में बेहोश थे, और सुबह उठकर वो उन पर इल्ज़ाम लगा देती हैं कि उन लोगों ने ही किंग डंकन का मर्डर किया है। वह लेनॉक्स एक स्कॉटलैंड के नोबल मैन रहते हैं, और मैकडफ जो कि थेन ऑफ फीफे रहता है और किंग डंकन का बहुत ही ज़्यादा वफादार रहता है, मैकबेथ के घर पहुंचते हैं। मैकबेथ मैकडफ को उस कमरे में ले जाता है जहां पे डंकन मरा हुआ मिलता है। मैकबेथ उन गार्ड्स को भी मार देता है जिनके हाथ में वो डैगर उनकी वाइफ रख देती हैं, और वो ये कहता है मैकडफ से कि मैंने जब देखा कि इन गार्ड्स ने किंग डंकन का मर्डर कर दिया है, मेरे गुस्से का ठिकाना ही नहीं था, और उस फिट ऑफ एंगर में मैंने इन गार्ड्स को भी मार दिया। लेकिन एक्चुअली वो इन गार्ड्स को इसलिए मारता है ताकि वो अपने इनोसेंस को बोल भी ना सकें। उसके बाद डंकन के बेटे मैल्कम इंग्लैंड भाग जाते हैं, और डोनल बेन जो छोटे बेटे रहते हैं वो आयरलैंड भाग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर रहता है कि जिसने भी मेरे पिता का मर्डर किया है वो राजगद्दी चाहता है, तो वो हमें भी मार देगा। जो असल अधिकारी रहते हैं, डंकन के हेयर जो रहते हैं, भाग जाते हैं, और वो एक तरह से वो सस्पेक्ट बन जाते हैं। डंकन का एक रिलेटिव मैकबेथ ही बचता है, तो वही खुद राजा बन जाता है। बैंक्यो ऑडियंस को अनाउंस करता है कि अब उनके अगले राजा मैकबेथ बनेंगे, और उसी वक्त उसको शक भी रहता है कि कहीं मैकबेथ ने उन विचेस की प्रोफेसी को फुलफिल करने के लिए तो ये सब कुछ नहीं किया। नाउ एक्ट 3। ये बात तो मैकबेथ को भी याद रहती है कि उन विचेस ने कहा था कि राजगद्दी पे बैंक्यो के वंशज बैठेंगे, उसके बेटे बैठेंगे। वो बहुत सिक्योर फील नहीं कर पाता। एक दिन मैकबेथ बैंक्यो को एक रॉयल बैंक्वे पे बुलाता है, और तभी उसे पता चलता है कि यहाँ के बाद बैंक्यो और उसके बेटे फ्लिएंस वो बाहर निकलने वाले हैं, एक सैर पर जाने वाले हैं। वैसे भी मैकबेथ को तो पहले से भी डर रहता है कि बैंक्यो को मुझ पर शक है, तो इन सारी समस्याओं को हटाने के लिए वो 2 मर्डरर्स को हायर करता है, बैंक्यो और उसके बेटे फ्लिएंस को मारने के लिए, और उसके बाद एक 3rd मर्डरर भी हायर करता है ये देखने के लिए कि उन दोनों मर्डरर्स का काम ठीक से हो जाए। असैसिन्स अपने काम में कामयाब हो जाते हैं, वो बैंक्यो को तो मार देते हैं, लेकिन उनके बेटे फ्लिएंस वो वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सुन करके मैकबेथ बहुत फ्यूरियस हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जब तक बैंक्यो का कोई भी हेयर इस दुनिया में है उसकी पोजीशन सिक्योर नहीं है। उस बैंक्यो में मैकबेथ लेडी मैकबेथ को भी इनवाइट करते हैं, और वहाँ के और भी लॉर्ड्स को इनवाइट करते हैं, का मतलब एक नोबल रैंक का आदमी। उसी वक्त बैंक्यो का घोस्ट वहां आ जाता है और मैकबेथ के सीट पे बैठ जाता है। मैकबेथ बहुत घबरा जाता है और बहुत वियर्ड बिहेव करने लगता है, क्योंकि वो घोस्ट सिर्फ मैकबेथ को ही दिखाई दे रहा होता है। और वहाँ पे गेस्ट जो आए रहते हैं वो बहुत पैनिक कर जाते हैं जब वो देखते हैं कि मैकबेथ एक खाली कुर्सी क्यों चिल्ला रहा है। और तब सिचुएशन को संभालने के लिए लेडी मैकबेथ सारे गेस्ट को बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड को एक हार्मलेस सा पागलपन हो गया है, प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए, घबराइए नहीं।
बैंक्यो की आत्मा एक बार चली जाती है पर वो फिर वापस आ जाती है और ये देख करके मैकबेथ बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर उन 3 विचेस की जो क्वीन रहती हैं, जो उनकी गॉडेस रहती हैं हिकेट, वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं कि तुमने अपनी भविष्यवाणी करके मैकबेथ की मदद की, अब जाओ तुम उसे जाकर एक फॉल्स सिक्योरिटी दो कि वो जिस जगह पर है, जिस पोजीशन पर है, वो बिल्कुल सिक्योर है। एक्ट 4। मैकबेथ डिस्टर्ब्ड होता है। वो 3 विचेस वहाँ आती हैं और वो उनसे पूछता है कि आपने जो प्रोफेसीज की थी उनकी सच्चाई मुझे ठीक से समझाइए। मैकबेथ के इन सवालों का जवाब देने के लिए वो विचेस 3 एपैरिशंस को बुलाती हैं। एपैरिशन कहते हैं किसी मरे हुए आदमी की आत्मा सबसे पहले एक आर्मर्ड हेड आता है जो उन्हें बोलता है कि मैकडफ से सावधान रहना। सेकेंड एपैरिशन एक ब्लडी चाइल्ड होता है, खून से पूरा भींगा हुआ एक बच्चा होता है जो कि उसे बोलता है कि ऐसा कोई आदमी तुम्हें नहीं मार सकता जो एक वुमेन से जन्म लिया होगा। और तीसरा एपैरिशन होता है क्राउन्ड चाइल्ड, एक बच्चा जिसके सर पे मुकुट होता है और वो बच्चे के हाथ में एक पेड़ होता है और वो बच्चा ये बोलता है कि मैकबेथ तब तक सेफ है जब तक ग्रेट बिरनैम के वुड, मतलब ग्रेट बिरनैम जंगल, वो डंसिनैन हिल न आ जाए। तो अब जा कर के मैकबेथ को बहुत सिक्योर्ड फील होता है क्योंकि उसे लगता है कि जंगल तो खुद से मूव करके हिल के पास आएगा नहीं और जितने भी लोग इस दुनिया में होते हैं उनका जन्म एक वुमन के द्वारा ही किया जाता है। मैकबेथ उन विचेस से एक और सवाल पूछता है, क्या बैंक्यो के बच्चे वो यहाँ कभी शासन करेंगे? और इस सवाल के जवाब में विचेस एक प्रोसेशन ऑफ 8 क्राउन्ड किंग्स सामने में ला देती हैं और सभी के मुंह थोड़े ना थोड़े बैंक्यो से मिलते जुलते हैं। और जो आखिरी राजा है उस प्रोसेशन का, उसके हाथ में एक शीशा है, एक मिरर है जिसमें और भी बहुत सारे राजा हैं। इस बात से मैकबेथ ये इंटरप्रेट करता है कि ये अलग अलग राजा हैं जो कि बैंक्वे के वंशज है, जो अलग अलग देश पे अलग अलग जगह राज्य करेंगे फ्यूचर में। उसके बाद विचेस एक पागल जैसा डांस करती वहाँ से गायब हो जाती हैं। उसके बाद लेनॉक्स वहाँ एंटर करता है और वो बताता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है। मैकडफ किंग डंकन का बहुत वफादार रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया। मैकबेथ ये ऑर्डर देता है कि मैकडफ के कैसल को, किले को सील कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए, लेकिन उससे भी क्रूएल ऑर्डर ये होता है कि वो मैकडफ, उसकी वाइफ और उसके छोटे बच्चे के भी मर्डर का ऑर्डर दे देता है। हालांकि जब मैकबेथ के आदमी मैकडफ के कैसल जाते हैं तो वहाँ पे मैकडफ नहीं होता है, पर कैसल में जो कोई भी होता है उन्हें मार दिया जाता है, इंक्लूडिंग मैकडफ्स वाइफ एंड चाइल्ड। एंड लेडी मैकबेथ जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एम्बिशियस थी, क्रूएल थी, वो अब अपने गिल्ट से पागल हो गई हैं। वो गिल्ट, वो क्राइम जो उसने और उसके पति ने किया, वो रात में यूं ही नींद में चलती रहती हैं। और जब डॉक्टर और जेंटलवुमन बात कर रहे होते हैं उसी वक्त वो देखते हैं कि लेडी मैकबेथ एक कैंडल, बर्निंग कैंडल लेकर के चली आ रही हैं नींद में। और वो नींद में जब चल रही होती हैं तो वो उदास है, वो रो रही होती हैं और बोल भी रही होती हैं वो पाप जो उन्होंने और उनके हस्बैंड ने किया। उन्हें लगता है जैसे उनकी बॉडी पे पूरे ब्लड स्टेन्स है, इमेजिनरी ब्लड स्टेन्स, और वो उसको पूरा हटा रही होती हैं जब वो नींद में उस तरह से चलती हैं। और उधर दूसरी तरफ मैकडफ जो इंग्लैंड में है, उसे रॉस जाके ये बताते हैं कि बहुत बुरी तरह से उनके कैसल में उनकी वाइफ, बच्चे और भी जो लोग थे सबको बहुत ब्रूटली मार दिया गया। ये न्यूज़ सुन करके मैकडफ को बहुत गुस्सा आता है और वो ये संकल्प लेता है कि वो मैकबेथ से बदला लेकर रहेगा। प्रिंस मैल्कम जो डंकन के बेटे रहते हैं वो इंग्लैंड में कामयाब हो जाते हैं एक फोर्स रेज करने की। मैल्कम और मैकडफ मिल करके इस आर्मी को लीड करते हैं और उनका साथ देते हैं एक इंग्लिश मैन सीवॉर्ड एंड द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। और ये सभी लोग, ये पूरी आर्मी डंसिनन कैसल की तरफ बढ़ रही है मैकबेथ उसकी आर्मी के ऊपर, उसके राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। तो ये लोग बिरनम के वुड यानी बिरनम जंगल के पास अपना कैंप लगाते हैं और वहीं पे सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप लोग पेड़ के ब्रांचेस को कट करोगे, आप उसको लेकर के चलोगे, जिससे कि मैकबेथ को ये आइडिया ना हो कि हमारे कितने सोल्जर्स। इससे पहले कि मैकबेथ के ओपोनेंट्स उसके राज्य तक, उसके किले तक पहुंचते हैं, मैकबेथ को ये न्यूज़ मिल जाती है कि उसकी वाइफ मर चुकी है और वो एक बहुत गहरे डिप्रेशन, एक पेसिमिस्टिक
दुख में डूब जाता है, एक निराशावादिता में डूब जाता है, और तभी उसका वो सोलिलोक्वाय है, मीन्स वो एक स्पीच है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। हालांकि वो उस वक्त मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, पर जब उसे पता चलता है कि इंग्लिश आर्मी उसके किले की तरफ बढ़ रही है तो वो अपने आर्मी को, अपने किले को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेता है, अपने लोग वहाँ पे तैनात कर देता है। पर वो घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि इंग्लिश आर्मी बिरनम के वुड के ब्रांचेस को अपने ऊपर लेकर, साथ लेकर इधर चल रहे हैं। तो एक प्रोफेसी सच हो रहा है, इसलिए उसके अंदर घबराहट भी होती है। फिर एक बैटल शुरू हो जाता है और मैकडफ और मैकबेथ का आमना सामना होता है। मैकबेथ अपने आप को बोस्ट करता है कि नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज ही कैन नॉट बी किल्ड बाई एनी मैन बॉर्न ऑफ अ वुमन, क्योंकि उन विचेस ने ये भविष्यवाणी की होती है कि एक औरत के द्वारा जन्मा हुआ कोई भी आदमी मैकबेथ को नहीं मार सकता। और तभी मैकडफ ये डिक्लेयर करता है कि वो अपनी माँ के वुम्ब में से अनटाइमली निकाला गया था, मतलब उसकी माँ ने उसको एक नॉर्मल वे में जन्म नहीं दिया था, वो एक सिजेरियन, एक सर्जरी के थ्रू वुम्ब से निकाल दिया गया था। मैकबेथ के माइंड में अब ये बात क्लियर है कि उसने उन तीनों विचेस के बातों को मिस इंटरप्रेट किया। हालांकि अब वो समझ गया है कि वो बर्बाद हो चुका है, उसका मरना तय है, पर वो सरेंडर नहीं करता। वो मैकडफ के साथ लड़ाई कंटिन्यू करता है। मैकडफ उसे हराकर उसके सर को शरीर से अलग कर देता है, उसको बीहेड कर देता है। और फिर मैकडफ और मैल्कम स्टेज पे जाते हैं। मैकडफ मैकबेथ का सर लेकर के जाता है और फिर मैल्कम ये बोलता है कि अब यहाँ पर वापस से ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ है, कानून व्यवस्था सही से स्टैब्लिश हुई है। और फिर वो ऑडियंस को, वहाँ की जनता को ये बताता है कि उसके इरादे बहुत नेक हैं, वो अपने देश को, अपने लोगों को तरक्की करता हुआ, डेवलपमेंट की तरफ जाता हुआ देखना चाहता है। और फिर वो लेडी मैकबेथ के बारे में भी बताता है कि उसने खुद अपने वॉयलेंट हाथों से अपने आप को मार दिया। हालांकि उसके सुसाइड के तरीके को वो नहीं बताता है, ड्रामा में बताया नहीं गया है। और फिर वो कहता है कि मैं स्कॉन एक जगह है, वहां पर मुझे क्राउन किया जाएगा, मुझे मुकुट पहनाया जाएगा, मुझे राजा डिक्लेयर किया जाएगा, और आप सभी लोग इनवाइटेड हैं इस फंक्शन में। सो गाइस, होप आपको ये पूरी समरी अच्छे से समझ में आ गई हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, hit the like button, share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।